हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर आप सभी लोग का एक बार वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है IAS विद अरिहंत। तो मैं आप लोग को यहाँ पर अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से जो आपकी बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी या जो बुक्स हैं उनमें जो आपके स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रेजेंट करूंगा। साथ साथ ये पूरा हमारा 3 महीने का एक प्लान होगा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ी सी थ्योरी के साथ साथ क्या करेंगे हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतिहास का जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी के एग्जाम का हो या यूपीपीसीएस के एग्जाम का हो या एमपीपीसीएस के, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर जैसे प्रीलिम बेस पर यहाँ पर सीधे सीधे आपको यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा कि अरिहंत क्लासेस ने क्या किया है, अपनी यहाँ पे एक बुक भी पब्लिश की है भारतीय इतिहास के नाम से, जिसमें हम लोग को प्रीवियस ईयर के तमाम आईएएस पीसीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत ये बता दूं कि इस क्लास में आपको इस बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सप्लेनेशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम जो इस बुक में चीजें मिली है वो तो मिलेंगी, साथ साथ उनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे आप लोग को। और उनके साथ साथ हम देखेंगे कि इस क्लास में आप लोगों को क्या होगा कि और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो सेशन को बिल्कुल लाइक और शेयर करिए और सेशन के साथ जुड़िए और फिर हम लोग यहां पर अपने सेशन की शुरुआत कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हुए यहां पर देखते हैं कि यहां पर हम लोग को जो एक फाइल है, यहां पर इस फाइल के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसे अगर हम लोग यहां पर इस बुक की बात करें तो जैसे इसमें इस बुक की कुछ विशेषताएं हैं, स्पेशलाइजेशन है। अगर हम लोग बात करें यहां पर ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशल आपके यहां पर बनाई गई है किताब, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्या है, डिवीजन कर दिया गया है कि मतलब किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस चैप्टर से क्या। अगर हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जस्ट लाइक हम लोग बात कर लें कि जैसे आपका सोर्सेज क्या है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सोर्सेज मेजर तौर पे हम लोग दो सोर्सेज कहते हैं। एक हम लोग क्या कहते हैं, एक कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक सोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, एक सोर्सेज को हम लोग कहते हैं लिटरेचर सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत। और सीधे सीधे एक होता है यानी पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक में मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे टॉपिक वाइज क्या है, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, टॉपिक वाइज बिल्कुल माइंड मैप आपको मिल जाएगा। 100% यहां पे एरर फ्री आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एरर की संभावना नथिंग के बराबर है इसमें। ठीक है, यहाँ पे टिपिकल प्रश्नों का यहाँ पे एक पूरा का पूरा कलेक्शन भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर 5000 प्लस आपके पीवाईक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। कैसे हैं ये आपके सामने आने वाला है। तो चले बच्चे, फटाफट अगर आप लोग सेशन को देख रहे हैं तो एक बार सेशन को कमेंट जरूर करें और कमेंट के साथ साथ सेशन को लाइक और शेयर भी करें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत करने के साथ ही यहां पर देखें तो यहां पर हम लोग को यहां पर सबसे पहले क्या मिल रहा है, यहां पर सोर्सेज के तौर पर हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में सोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम सोर्सेज की बात करते हैं यहां पर, तो सोर्सेज में कुछ चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। जैसे यहां पर हम लोग देखें कि इन सोर्सेज में क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो सोर्सेज में जैसे देखें कि मैंने कहा कि भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास दो मेजर सोर्सेज होते हैं। एक हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। जिसमें भारतीय इतिहास लेखन में यह माना जाता है कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनके इतिहास लेखन में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अब वो क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं,
जैसे सबसे एंशिएंट अगर अभिलेखीय स्रोत के तौर पर बात करें कि यहां पर देखें अभिलेखीय स्रोत, तो अभिलेखीय स्रोत के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर अभिलेखीय स्रोत के तौर पर हमें क्या दिखाई देता है, इसके बारे में अगर मैं आप लोग को यहां पर बताऊं तो यहां पर देखिए अभिलेखीय सोर्सेस, और यहां पर बच्चे जब हम अभिलेखीय सोर्सेस के बारे में बात करते हैं यानी जो इंस्क्रिप्शंस थे उनमें सबसे जो एंशिएंट हम लोग को इंस्क्रिप्शन का यहां पर एविडेंस मिलता है वो अगर हम लोग देखें तो वो है मितन्नी अभिलेख। मितन्नी अभिलेख कहां से मिला है, मध्य एशिया के बोगुसकोई नामक या एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की खासियत यह है कि इस अभिलेख में दो कबीलों के मध्य हुए समझौते को दर्शाया गया है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस अभिलेख में क्या किया गया है, इस अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं के नाम आए हैं, ठीक है, जिससे इसी के आधार पर मैक्स मूलर ने यह कहने का कोशिश किया है कि आर्यंस मूलतः कहां के निवासी थे, मिडिल एशिया के। तो ये सोर्स के तौर पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अन्य अभिलेखों की बात करें, जैसे हम लोग महास्थान तथा सागौरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, महास्थान जो अभिलेख है ये हम लोग को कहां से मिला है, तो प्रेजेंट टाइम में आप बात करेंगे तो बांग्लादेश, कहां से भाई, प्रेजेंट टाइम के बांग्लादेश से यह मिला हुआ है। और सागौरा कहां से मिला है, तो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से यह अभिलेख मिला है सागौरा, सागौरा अभिलेख। और दोनों के दोनों मौर्यों के विषय में, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी देते हैं। हालांकि इतना जरूर याद रखिएगा कि ये क्या है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यानी ताम्रपत्र के रूप में ये प्राप्त हुए हैं। अशोक के यहां पर बृहद शिलालेख, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों को क्या किया जाता है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, बृहद शिलालेख, ठीक है, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख। जैसे बृहद शिलालेख हो गए तो शिलालेखों के 2 सेक्शन है, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, ठीक है। इसके बाद से क्या होते हैं, पिलर्स हैं इसके, यानी स्तंभ लेख है, और तीसरा होता है गुहा लेख, जो गुफाओं की दीवारों पर मिले हुए हैं। इसके अलावा हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, यह चेदी वंश से बिलोंग करता था, चेदी वंश का राजा हुआ करता था। रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहां से, प्रेजेंट टाइम में गुजरात से मिला हुआ है। कहां से मिला है भाई, वर्तमान समय के गुजरात राज्य से यह प्राप्त किया गया है। इसके अलावा बेशनगर का हेलिडोरियस का गरुड़ पिलर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गरुड़ पिलर में हम लोग देखते हैं कि यहां पर यह माना जाता है कि भारत में जो भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, कहां से, तो बेशनगर के यहां पर गरुड़ स्तंभ से मिलाता है। और ये किसके टाइम में, सुंगों के टाइम में क्या किया गया था, सुंग शासकों के टाइम में इसे यहां पर लगाया गया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों के बारे में तो जानकारी मिलती ही हम लोग को, लेकिन साथ साथ में हम लोग को यहां पर समुद्रगुप्त के अलावा अगर बात करें तो हम लोग को किसके किसके विषय में जानकारी, जैसे अशोक के विषय में जानकारी, इसी प्रशस्ति पर अशोक का अभिलेख है, उसके बाद समुद्रगुप्त का है, उसके बाद बीरबल का है, और सबसे नीचे आपके जहांगीर का अभिलेख मिलता है, ठीक है। और जहांगीर का अभिलेख इस पर केस में फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भीतरी स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश से मिला है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है, विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। जैसे विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था, ठीक उसी प्रकार स्कंदगुप्त की तुलना की गई है यहाँ पर। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान के बारे में बताता है। पुलकेशिन द्वारा हर्षवर्धन के हार जाने की सूचना भी यहां से मिलती है, ठीक है, कि पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, हर्षवर्धन को हराया। और भानुगुप्त का एरण अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें हम लोग को सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हो गए, अभिलेख हो गए, जहां से हमें इतिहास के संदर्भ में सूचनाएं मिलती हैं। अब आगे चलते हैं, यहां पर पुरातात्विक स्रोतों में जो इसके अगले पार्ट हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगले पार्ट में हम लोग को क्या मिलता है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं कि इसके अगले पार्ट में क्या क्या चीजें हम लोग को मिलती हैं।
अब यहाँ पे दूसरा सेक्शन जो बनता है अपने किसमें, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में दूसरा सेक्शन बनता है, वो होते हैं सिक्के, क्वाइंस, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि सिक्कों को लेकर यह माना जाता है कि जो सिक्के होते हैं वो इतिहास लेखन में प्रसार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिक्के हो सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार के कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रसारित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इतिहास लेखन में किसी भी शासक के साम्राज्य विस्तार को लिखने में सिक्कों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन फिर भी सिक्के, अगर हम लोग बात करें तो जब आपके इंडिया में इंडो ग्रीक शासक आते हैं तो इंडो ग्रीक शासकों के टाइम से क्या होता है, सिक्कों पर राजाओं का नाम लिखा जाने लगता है, उनकी डेट लिखी जाने लगती है और उनके फिगर भी बनाए जाने लगते हैं, उनके पिक्चराइजेशन किए जाने लगते हैं, जिसके कारण सिक्कों की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। इससे हम लोग को इतिहास लेखन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं राजा का कालक्रम निर्धारित करने में मदद मिल जाती है। तो यहां पर सिक्के, भारत के जो सबसे एंशिएंट सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्के हैं, इन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं, या इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है, आहत सिक्के भी कहते हैं, पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं। पंचमार्क या आहत, पंचमार्क मारना या आहत यानी चोट करके बनाना, आहत सिक्के कहलाते हैं। और इन सिक्कों के ये इंडिया के सबसे एंशिएंट सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्के हैं, जो मैक्सिमम किसके बनाए जाते थे, चांदी, चांदी के मैक्सिमम, प्लस आपके कॉपर के भी, तांबा के भी ये प्राप्त होते हैं, लेकिन मैक्सिमम किसके प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे, मैक्सिमम ये आपके चांदी के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा स्वर्ण सिक्कों के पहले के सिक्के होते हैं, जो पंचमार्क सिक्के थे, ये क्या थे, स्वर्ण सिक्कों से पहले, यहां पर, ठीक है, स्वर्ण सिक्के पहले सिक्के किसने जारी किए, तो अगर सोने के पहले सिक्कों की बात करोगे तो इंडो ग्रीक। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे गोल्ड क्वाइन आकृति एवं लेख युक्त, याद रखेंगे, आकृति एवं लेख युक्त जो स्वर्ण सिक्के थे, ये पहली बार किसने जारी किए थे, इंडो ग्रीक या हिंदयवन शासकों ने जारी किए। चांदी के पहले सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर हम लोग चांदी के पहले सिक्के बात करें तो चांदी के सिक्कों के संदर्भ में हम लोग को चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे शुद्ध प्योर सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, तो याद रखेंगे कुषाण शासकों द्वारा भारत में सबसे प्योर गोल्ड क्वाइन इशू किए गए थे। अन्य सिक्कों में बात करें, साधारिक स्वर्ण सिक्के किसने, कुषाणों ने जारी किए, ठीक है। बीड़ा बजाते सिक्के किसके, समुद्रगुप्त के सिक्कों पे हमें उसे बीड़ा बजाते हुए देखते हैं। साथ साथ रोमन सिक्के कहां से मिले हैं, अरिकामेडू, दक्षिण भारत में एक स्थल है जहां से रोमन बस्तियों के भी एविडेंस मिले हैं। तो ये कुछ आपके क्वाइंस भी हो जाते हैं जो इतिहास जानने में हमारी काफी मदद करते हैं। तो यहां पर तब तक मैं थोड़ा सा आप लोग के कमेंट का भी वेट कर रहा हूं कि अगर आपके कमेंट मिलने लगे तो यहां पर देख लेते हैं भाई। चले यहां पर बच्चे, बिल्कुल, तो एक बार अगर आप लोग सेशन देख रहे हैं तो सेशन को एक बार लाइक शेयर भी करें और एक बार कमेंट भी करें आप लोग सेशन में। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे की चीजों को देखते हैं कि अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इसके अलावा स्मारक यहां पर जो होते हैं, या हम लोग कहते हैं कि जो भवन है, स्तूप है, मंदिर है, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें स्तूप में क्या, बौद्ध विहार एवं स्तूप। अब देखिए, जब बौद्धिज्म की बात करोगे आप लोग, बौद्ध धर्म की बात करोगे, तो बौद्ध धर्म में क्या है भाई, यहां पर देखिए 3 शब्द याद रखना है, स्तूप प्लस चैत्य प्लस आपका याद रखना है विहार। ये 3 चीजें याद रखनी है। ये क्या है, तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से इनका संबंध हो जाता है। स्तूप बौद्ध धर्म में बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। चैत्य जो बौद्ध धर्म में टेंपल होते थे, बौद्ध मंदिर होते थे, उन्हें चैत्य कहते थे, जो चिता शब्द से बना है। विहार जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, उसे विहार कहते थे। जैसे सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित कराया गया, ठीक है। इसके अलावा गुफाओं के चित्र भी, काफी गुफाओं से भी अभिलेख मिलते हुए हैं हम लोग को, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे
बराबर तथा नागार्जुनी की गुफाएं अशोक तथा दशरथ द्वारा निर्मित है। जैसे आधुनिक बिहार में आपको देखते हैं जैसे सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, इन गुफाओं से भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। साथ साथ कैंपस में बात करें, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, भाजा जो पुणे में आपका स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में, भाजा के चैत्य और बिहार, इसके चैत्य एवं बिहार काफी फेमस है, याद रखेंगे। चैत्य एवं बिहार काफी फेमस है किसके? भाजा के, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भाजा हो गया, कारले हो गया, पीतलखोरा हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। शीतलवासा जैन गुफा मंदिर, ये कहां से? तमिलनाडु साउथ से मिले हैं। जैन धर्म से रिलेटेड ये गुफाएं हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अंगोर वाट का मंदिर कंबोडिया से, या बोरोबुदुर का जो मंदिर मिला है जावा से, ये कहीं ना कहीं हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री जानने के लिए, साथ साथ में स्पेशली इंडिया का रिलीजियस सेक्शन जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब का? तो माना जाता है गुप्त काल, गुप्त काल के बाद का इतिहास जानने में मदद करता है। मूर्तियों में बात करें, जैसे हड़प्पा काल की मूर्तियां, जैसे मोहनजोदड़ो से जो आपकी डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिली है और पशुपति शिव के अंकन वाली जो मोहर मिली है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डांसिंग गर्ल की मूर्ति से क्या होता है, हम लोग को जानकारी मिलती है कि इस समय के लोग, जैसे इसी मूर्ति के आधार पर कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनुष्यों के अवशेष मिले हैं, यानी ह्यूमन स्पीसीज जो पाई गई हैं, उनमें से एक स्पीसीज किस टाइप की थी? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, क्योंकि यह मूर्ति किस टाइप की है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट टाइप की है। ठीक है, साथ साथ में उसे डांसिंग की मुद्रा में दिखाया गया है, नृत्य करते हुए मुद्रा में दिखाया गया है। तो इस आधार पे कहा गया कि यहां के लोगों को कहीं ना कहीं नृत्य की कला से परिचित थे। पशुपति शिव के अंकन वाली जो मोहर मिली है, इनके चारों तरफ पशुओं का अंकन किया गया है। इससे ये पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल या जानवर से ये लोग परिचित थे। जैसे इस पे देखते हैं कि हम लोग को बाघ का चित्र मिलता है, हाथी का चित्र मिलता है, गैंडे का चित्र मिलता है। ठीक है, साथ साथ में हिरन का, यहाँ पर नीचे के साइड में 2 हिरन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को पता चलता है कि किन किन जानवरों से ये लोग फैमिलियर थे, इसके बारे में जानते थे। लोक कला में मूर्तियां, जैसे मौर्य काल में हम देखते हैं कि लोक कला के अंतर्गत मूर्तियां आती हैं। जैसे परखम से प्राप्त मूर्तियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर मथुरा कला, हम लोग जानते हैं कि मूर्ति कला की 2 शैलियां भारत में काफी प्रसिद्ध थी, एक मथुरा कला शैली और दूसरी हो जाती है विदेशी जो कला शैली थी वो गांधार कला शैली। भारत के अंदर सारनाथ भी मूर्ति कला शैली में प्रसिद्ध रहा, आपका मथुरा भी मूर्ति कला में शैली में प्रसिद्ध रहा, अमरावती भी आपके मूर्ति कला शैली में प्रसिद्ध रहा। गांधार कला शैली, सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई। गांधार कला शैली जो विदेशी प्रभाव से प्रभावित थी। ठीक है, यहां पर बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई, बुद्ध के बाल इसमें घुघराले बनाए गए। ठीक है, बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनाई गई किसमें? अभय आसन मुद्रा में, यानी खड़ी मुद्रा में बनाई गई, जबकि मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां कैसी बनाई गई? पद्मासन मुद्रा में, यानी बैठी हुई मुद्रा में बनाई गई। ठीक है, मूर्ति कला के केंद्र सारनाथ, मथुरा और अमरावती, जैसा कि मैंने कहा कि ये भी आपके मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से ही बौद्ध मूर्तियों का निर्माण, कुषाण काल से पहले बौद्ध धर्म में हमें मूर्ति कला नहीं दिखाई देगी, बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। बुद्ध की पूजा कैसी होती थी? प्रतीकों के माध्यम से होती थी, जैसे उनके चरणों के चिन्ह बनाकर पूजा की जाते थे, स्तूप की पूजा की जाती थी, ऐसे बोधि वृक्ष की पूजा की जाती थी, तो प्रतीकों की पूजा चलती थी। लेकिन कुषाण काल से जब हीनयान महायान बन जाता है, उसके बाद से क्या होता है? बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। गुप्त काल में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर, जैसे माना जाता है कि भारत में स्पेशली मंदिर वास्तु की शुरुआत कहां से होती है? गुप्त काल से। गुप्त काल से, जिसके सबसे प्राचीनतम एविडेंस कहां से मिले हैं? सांची से मिले हैं। सांची का मंदिर संख्या 17, ये गुप्त कालीन सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। ठीक है, लेकिन शिखर युक्त मंदिर और ईंटों से निर्मित मंदिरों के एविडेंस हमें कहां पे? तो यहां पे मिलते हैं देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतरगांव जो कानपुर देहात में पड़ता है, यहां के मंदिर से हम लोग को प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ टेम्पल्स भी आपको इस बुक में ऐसे बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, टू द पॉइंट चीजें यहां पर मिलेंगी, बिल्कुल याद रखेंगे। अब चलते हैं, इनसे रिलेटेड देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं।
कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ठीक है, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ये आईएएस प्री 2023 का क्वेश्चन रहा है। पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। अब आपको बताना है, अगर यहां पर वॉचिंग में तो है लेकिन कमेंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो अब बताना है किससे। तो जाहिर सी बात है भाई, ये लोग किससे? पुरातात्विक उत्खनन कार्यों से जुड़े हुए थे। तो यहां पर आपको पीवाईक्यू, अच्छे पीवाईक्यू मिलेंगे इस बुक में। इस बुक में क्या मिलेगी आपको? अच्छी पीवाईक्यू भी मिलेगी, ठीक है, जिसके आधार पर आप अपनी चीजें यहां पर। अब देखो, अब इसी के साथ साथ हम लोग जानते हैं कि ये पुरातात्विक उत्खनन कार्य से जुड़े थे, यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। यानी कि उत्खनन कार्य कौन कराता है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग कराते हैं। अब देखो, अब इसी प्रश्न का आपको यहां पर क्या किया गया है? विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया गया। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग को थोड़ी सी चीजें मैं सही करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पर प्रीव्यू में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, अब वो टेक्निकल इश्यू खत्म हो गया है। तो यहां पर मैंने काफी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले थे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने वाले थे। तो चलिए, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपका नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा था। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा था और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोग को बता भी दिया कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने जैसा कि आप लोगों से बताया कि क्या होगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये पुरातात्विक उत्खनन कार्य से रिलेटेड थे। और मैं बता रहा था आप लोगों से कि कैसे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ आपको इस बुक में दिया गया है। तो यहां पर देखिए कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे किया गया है। अगर एक्सप्लेन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से इस बुक में देखिए एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे यहां पर देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में इन सबका संबंध किससे है भाई? तो यहां पर देखिए पुरातात्विक उत्खनन कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन सभी ने कहां पर? स्पेशली दक्षिण भारत में विशेष रूप से काम किया है, ठीक है। जिसमें अलेक्जेंडर री ने कहा का महाबलीपुरम के स्मारकों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो काफी फेमस है, उनका यहां पर इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया है। साथ साथ यहां पर देखें कि अनुराधापुर, यहां पर श्रीलंका, श्रीलंका अनुराधापुर, ठीक है, यहां से भी इनका संबंध रहा है। रॉबर्ट क्लेव का संबंध कहां से? अमरावती स्तूप का यहां पे निरीक्षण कार्य और उत्खनन कार्य, इन्होंने टूटे हुए हिस्सों को यहां पे उत्खनन कार्य द्वारा बाहर कराया था। वॉल्टर का यहां पे देखिए दक्षिण भारत के सिक्कों पर इन्होंने स्पेशली साउथ इंडियन अगर क्वाइंस पे अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। तो यहां पर इस बुक में क्या किया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे।
इसी तरह चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगर अगले क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या मिलता है। तो यहां पर अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, तो वो पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिन व्हीलर या जॉन मार्शल या जेम्स प्रिंसेप, किसको माना जाता है। तो यहां पर सभी को पता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे मानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। ठीक है, जॉन मार्शल हम लोग जानते हैं स्पेशली, हालांकि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर भी रहे, लेकिन स्पेशली इनका संबंध किससे है, हड़प्पा की खुदाई से। हड़प्पा की खुदाई से क्या रहा है, इनका स्पेशली संबंध रहा है किसका, जॉन मार्शल का। जेम्स प्रिंसेप अगर याद रखना है तो जेम्स प्रिंसेप को दो रूपों में याद रखिए। पहला चीज याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप क्यों जाने जाते हैं, तो इन्हें भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, भारतीय मुद्रा शास्त्र में क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन का जनक किसको माना जाता है, तो इन्हें माना जाता है, पहला चीज। दूसरा यहां पर जेम्स प्रिंसेप क्यों जाने जाते हैं, अशोक के अभिलेखों को या अभिलेख को पहली बार पढ़ने का काम, पहली बार पढ़ने का कार्य किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। व्हीलर महोदय का भी संबंध किससे रहा है, हड़प्पा के स्थलों से व्हीलर का संबंध रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब यहां पर देखें, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके क्या किया गया है, आपको पूरी तरह से अच्छे से ये बता दिया गया है कि क्या क्या है इनकी भूमिका। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में क्या थे, इंजीनियर थे। बाद में भारतीय पुरातत्व या ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1871 से लेकर 1885 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के तौर पर इन्हें जाना जाता है। तो बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन जो अपना बनता है, ये क्या बना है भाई, अगला प्रश्न यहां पर यह है कि आपसे पूछा गया है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों नामों से जाना जाता है। यहां पे आपसे क्वेश्चन है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ये बीपीएससी प्रीलिम 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर आपको बताना है विलियम जोन्स ने, बीएस स्मिथ ने, आरके मुखर्जी ने या डीआर भंडारकर ने, किसने किया है यहां पे सैंड्रोकोटस से इसकी पहचान, बताइए। कमेंट यहां पर भाई आपके तो नहीं आ रहे हैं, खैर कोई नहीं। तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे विलियम सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की, सबसे पहले विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, विलियम जोन्स ही कहते हैं कि ये सैंड्रोकोटस या इसे एंड्रोकोटस कहा गया है। याद रखेंगे क्या कहा गया है, एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना गया है। कोटस, एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है। और इस सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस से पहचान विलियम जोन्स ने कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। किसने कहा है इसे सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस किसने कहा है, तो याद रखेंगे ये दोनों नाम देने वाले इसे कौन है, यूनानी लेखक, यूनानी या ग्रीक जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये नाम इनको दिया हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। चले इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि यहां पर आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन क्या मिल रहा है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर इसे देख लीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन के तौर पर इसे देखें तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। स्ट्रैबो और जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा सैंड्रोकोटस के रूप में तथा एरियन और प्लूटार्क ने क्या किया है, एंड्रोकोटस के रूप में किया है। याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैबो और जस्टिन क्या कहते हैं, इसे सैंड्रोकोटस, जबकि इसे एरियन और प्लूटार्क क्या कहते हैं, एंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं। तो सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस याद रखेंगे। अब जैसे देखिए इसमें दो तीन चीजें और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे प्लूटार्क की बात करते हैं। प्लूटार्क ने क्या लिखा हुआ है, प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य
ने 6 लाख की विशाल सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला था। साथ साथ जस्टिन की बात करें, जस्टिन क्या लिखता है? जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की यहां पे चर्चा करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अक्सर एग्जाम में आता है। क्या पूछा गया है? और ये पूछा भी गया है पीसीएस प्रीलिम 2020 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यानी कि भीमबेटका की गुफाओं को सबसे पहले किसने खोजा था और इसके प्रागैतिहासिक महत्व को सबसे पहले किसने बताया था, ये बताना है। माधव स्वरूप वस्त, एच.डी. संकालिया, बी.एस. वाकरकर या बी.एन. मिश्र? फटाफट यहां पर बताएं कि भीमबेटका की गुफाएं कहां से मिली है भाई? सभी को पता है, मध्य प्रदेश से मिली है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के पास स्थित है। इसके प्रागैतिहासिक महत्व को सबसे पहले किसने उजागर करने का काम किया था, बताइए। कमेंट तो नहीं आ रहे हैं आप लोग के, खैर यहां पर याद रखेंगे, वाकणकर महोदय, बी.एस. वाकणकर महोदय ने सबसे पहले क्या किया था? इन गुफाओं को, भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था और उसकी प्रागैतिहासिक महत्व को बताया था। क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं से हमें तमाम चित्र मिलते हैं। ये चित्र ऐसा है कि पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होते हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चित्र हैं वो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरा पाषाण काल से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जो भी मिले हैं, क्या मिले हैं हम लोग को? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, यानी कि इस टाइम के जो पत्थर के उपकरण थे वो प्राप्त हुए हैं और इन चित्रों के आधार पर इस समय का इतिहास लिखा गया है। इन चित्रों में जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आखेट का चित्र, शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है। चित्रों की खासियत यह है कि चित्र जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं कि शुरुआत में मनुष्य ने जो पिक्चराइजेशन, जैसे अगर यहाँ के पिक्चराइजेशन को आप चाहो तो 3 फेज में देख सकते हो। 3 फेज में। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि यहां पर जो मनुष्य ने जानवर बनाए हैं ना, इसी तरह के कुछ जानवरों को बनाया गया है। ठीक है, इन जानवरों को बनाया गया है और इन जानवरों के आसपास मनुष्यों की संख्या काफी कम दिखाई गई है, इक्का दुक्का दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया। आगे चलकर जब यहां पर हम पहुंचते हैं तो यहां पर देखिए जानवर छोटे और बड़े दोनों तरह के बनाए जाने लगे। जानवर की आकृति छोटी भी होने लगी और साथ साथ में कुछ जानवर आपके बड़े भी बनाए जाने लगे। ठीक है, अब धीरे धीरे यहां पर जो छोटे जानवर थे, यहां पर मनुष्य की आकृति बड़ी होने लगी और हाथ में जो इनके टूल्स थे, वेपन्स थे, उनके आकार प्रकार में परिवर्तन होने लगा। तो माना जाता है कि इस टाइम तक आते आते अब छोटे जानवरों का शिकार शुरू हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ के प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास जानने के लिए भीमबेटका की गुफाओं के चित्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो स्पेशली पूरा पाषाण काल से आपके संबंधित हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से प्राप्त हैं ये गुफा चित्र। और इस प्रश्न का अगर एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें यहां पर, तो देखिए यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या निकल कर आता है। एक्सप्लेनेशन जरा देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकरकर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व के विषय में बताया। ये भारत के एक प्रमुख पुरातत्वविद थे। सर्वप्रथम भोपाल के निकट भीमबेटका के प्राचीन शिला चित्रों का खोज किया गया और इसके प्रागैतिहासिक महत्व को उजागर किया गया। लगभग 1,75,000 वर्ष पुराने हैं ये चित्र। चित्रों का परीक्षण किस आधार पर? कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप इन चित्रों का कालखंड का ज्ञान होता है। कार्बन डेटिंग यानी जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, C14 के नाम से जानते हैं, जिसके आधार पर किसी वस्तु की प्राचीनता को ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? यहां पर अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर अगला प्रश्न जरा देखिए और इस प्रश्न का जरा
उत्तर बताइए। सम्राट अशोक के राज्यादेशों को सबसे पहले डिकूटल या डिसाइफर किसने किया? जॉर्ज व्यूलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर या विलियम जोन्स? अभी मैंने इन तीनों के बारे में बताया भी आप लोग को, और यह भी बता दिया था कि जेम्स प्रिंसेप पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 1837 में 1837 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार यहां पर विकुटित किया, यानी उसे पढ़ा। ये आईएएस प्री 2016 का क्वेश्चन भी है। सबसे पहले इसे पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में। ठीक है। विलियम जोन्स के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। विलियम जोन्स ने क्या किया? सैंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। मैक्स मुलर आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताता है? मिडिल एशिया में था। ये बिल्कुल याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लें। अगर यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो यहां पर देखिए कि इसमें इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा गया है। यहां पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखें तो यहां पर इसको एक्सप्लेन करने के दौर में यहां पर क्या क्या चीजें दी गई। जैसे सम्राट अशोक के राजादेशों को सबसे पहले विकुटित यानी पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया। शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जेम्स प्रिंसेप बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर आसीन एक ब्रिटिश अधिकारी था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, आरमाइक तथा खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं, जिनकी भाषा प्राकृत होती थी। और अशोक के अभिलेखों का लेखक अगर पूछ दिया गया आपसे कि इसका राइटर कौन होता था, तो नाम याद रखिएगा, चापण। चापड़ को अशोक के अभिलेखों का राइटर माना जाता है, इसका लेखक माना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर बच्चे अगर हम लोग देखें कि अपना अगला प्रश्न क्या है, तो यहां पर आपका अगला प्रश्न जो कई सारे यहां पर स्टेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैसे एमपीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। अशोक अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक को उसके अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए अशोक को उसके अगर अभिलेखों में पूछा जाएगा तो किस नाम से? प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी। उसे पूरे नाम पे क्या कहा गया है? देवानाम प्रियदर्शी। प्रियदर्शी ये इसका अशोक का अभिलेखों में नाम है। ठीक है, ये पूरे के पूरे अशोक के अभिलेखों में इसका नाम क्या पड़ेगा? देवानाम प्रियदर्शी मिलेगा, ये याद रखेंगे। प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके 4 ऐसे अभिलेख हैं। कौन कौन सा? भाब्रू अभिलेख, ठीक है, नेत्तूर अभिलेख, उदय गोलम अभिलेख, ठीक है, भाब्रू, नेत्तूर, उदयगोलम, ऐसे अभिलेखों में इसका नाम व्यक्तिगत तौर पर क्या मिलता है? अशोक ही मिलता है। लेकिन बाकी सभी में क्या मिलेगा आप लोग को? इसका नाम मिलेगा आपका देवानाम प्रियदर्शी करके संबोधित किया गया है। मास्की सॉरी ये 1 मिनट मैं इसको सही कर देता हूं। मास्की याद रखेंगे, गुर्जरा याद रखिएगा। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम, ये 4 अभिलेख हैं। इन 4 अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या मिलेगा? अशोक। जबकि बाकी अभिलेखों में इसे क्या कहा जाएगा? देवानाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यहां पर एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिखा देता हूं कि इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया है। तो यहां पर अगर एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखें तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? मनोहर मुखाकृति वाला। हालांकि अशोक सुंदर नहीं था, कुरूप था। अशोक के बारे में कहा जाता है कुरूप था। और एक बार ये स्टोरी मिलती है कि अशोक को देखकर कुछ स्त्रियों ने हंस दिया था, तो उसने लगभग 500 स्त्रियों का कत्ल करवा दिया था, जिसके कारण उसे चंड अशोक की उपाधि दी गई थी, ऐसा कहा जाता है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है,
के शिलालेख भारत के प्रत्येक दिशा में बहुत अधिक संख्या में उत्कीर्ण कराए गए हैं। सबसे अधिक इसके अभिलेख कहां से मिले हैं? दक्षिण भारत से, याद रखेंगे, दक्षिण भारत से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, यहां पर याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं भाई। यहां पर बच्चे देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की यहां पर बात करें तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन काफी बढ़िया है भाई, इसको जरा देखकर जवाब दो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम उल्लेख किया गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक प्रशस्ति, जिसका माना जाता है कि यह आपके सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो आपके गुजरात से मिला हुआ है। अशोक का गिरनार अभिलेख, ये भी गुजरात से मिला हुआ है। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी गुजरात से मिला हुआ है। तो अगर ये लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नामों उल्लेख की चर्चा की जाए तो हम लोग को कहां से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन दामन कहां से था भाई? तो ये मालवा के शक क्षत्रप, मालवा के शक क्षत्रप वंश से, शक क्षत्रप वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, शक क्षत्रप वंश से बिलोंग करता था। इस वंश का फाउंडर, जो मालवा का शक क्षत्रप वंश था, इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक के तौर पे नाम मिलता है चेस्टन। चेस्टन इस वंश का संस्थापक था, बिल्कुल याद रखेंगे। चेस्टन ने इस वंश की स्थापना की थी। इस अभिलेख में रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का उल्लेख करते हुए लिखता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय कराया गया। अशोक ने यहां से नहरों का विकास करवाया। ठीक है, और जब इसकी बांधें टूटने लगी, यानी जो इसका डैम था टूटने लगा, तो डैम टूटने के बाद कहा जाता है कि रुद्रदामन ने स्वयं बिना बेगार के, यानी पैसे देकर इसकी मरम्मत करवाई थी। इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर अगर इसी प्रश्न का यहां पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो यहां पर क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब ऐसे देख लीजिए। तो यहां पर देखिए, महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है। इसमें उत्कीर्ण है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। ठीक है, इस अभिलेख को रुद्रदामन प्रथम के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया, जो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण यह लगभग 1050 ईस्वी का है। और ये याद रखेंगे, प्रथम विशुद्ध संस्कृत में लिखित अभिलेख है। यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख के तौर पर इसकी मान्यता प्राप्त है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चे और देखते हैं कि अपना अगला प्रश्न क्या है। जरा इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 11वां शिलालेख? क्वेश्चन काफी बढ़िया है। यहां पर देखो, जैसा कि हम लोग को पता है कि अशोक के बृहद शिलालेख मिलते हैं, शिलालेख, और इसी का एक पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लघु शिलालेख। शिलालेख इसके दो कैटेगरी के मिलते हैं, एक बृहद मिलता है, एक लघु शिलालेख मिलता है। अब यहां पर हम लोग बात करें कि कहां से धार्मिक यहां पर संश्लेषण की बात कही गई है, तो याद रखिएगा 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण की बात करता है कौन? यहां पर अशोक बात करता है। 13वें शिलालेख में स्पेशली ये क्या करता है? कलिंग युद्ध का उल्लेख करता है, कलिंग वार के बारे में बताया गया। 13वां शिलालेख कहां पे कब हुआ था कलिंगा वार? तो ये हुआ था 261 बीसी में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद अशोक क्या करता है? 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ता है, जिसमें भीषण नरसंहार को देखने के बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लेता है।
किससे? तो कहा जाता है उपगुप्त नामक भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ये हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, जरा यहां पर आप अगला प्रश्न देखें और इस अगले प्रश्न का यहां पर उत्तर दें। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? यूपीपीसीएस प्रीलिम 2018 हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन की अगर बात करते हैं, अभिलेख की बात करते हैं, तो हाथी गुफा अभिलेख हम लोग को स्पेशली किसके बारे में, तो खारवेल के विषय में जानकारी देता है, जो कहां का? कलिंग। कलिंग यानी उड़ीसा का राजा हुआ करता था और ये किस वंश से? चेदी वंश से बिलोंग करता था। चेदी वंश का राजा हुआ करता था और इसकी डायनेस्टी का नाम क्या हुआ था? चेदी वंश हुआ करता था। और इस चेदी वंश का फाउंडर किसे माना जाता है? याद रखेंगे, महामेधवाहन। महामेधवाहन को इस डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। खारवेल यहाँ का सबसे फेमस राजा हुआ। ये कहां से मिला हुआ है? तो ये जो आपके हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये वर्तमान उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त है। बिल्कुल याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखो ये बुक काफी अच्छी है भाई, और इसमें चीजों को काफी एक्सप्लेन करके दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ने में मतलब क्वेश्चन तो समझे ही समझे, लेकिन साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया तो फिर वो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। कुछ एक्सेस फैक्ट मिल जाते हैं आपको, जैसे हाथी गुफा खारवेल के विषय में जानकारी देता है। ईस्वी की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने इस अभिलेख को अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया है। खारवेल ने नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद तथा अशोक के कलिंग पर आक्रमण की चर्चा हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहां पर इस बात की पूरी चर्चा कर दी गई है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो आगे की अगर यहां पर चर्चा करें तो यहां पर हम लोग को क्या मिलता है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम 2014 और यूपी पीसीएस प्रीलिम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां पर अगर आप देखें तो आपसे पूछा गया है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण। भागवत, ठीक है, भागवत जिसको हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें विष्णु कृष्ण की पूजा भी होती है, ये भी आपको पता है। तो याद रखेंगे, बेसनगर या विदिशा का जो गरुड़ पिलर है वो भारत में भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण सुंग वंश के शासक, सुंग वंशीय शासक, सुंग वंश के रूलर हुआ करते थे भागभद्र। भागभद्र के समय यूनानी राजदूत हेलिडोरियस द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बिल्कुल याद रखेंगे, जो भारत में भागवत धर्म का एंशिएंट सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें सुंगों के विषय में, और सुंगों के विषय में स्पेशली किसके विषय में? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग के विषय में हम लोग को जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। गौतम बलश्री के नासिक अभिलेख से किसके विषय में? सातवाहन वंश से, सातवाहन वंश से रिलेटेड है और इसके विषय में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, तो समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों के विषय में जानकारी मिलती है। विजयों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए इसी सामरिक विजयों के आधार पर इतिहासकार विसेंट स्मिथ क्या कहता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि देता है। किसने दिया है? विसेंट स्मिथ ने दिया है। यहां पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लें बच्चे कि क्या है इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन क्या है यहां पर। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य बेशनगर या विदिशा कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश से प्राप्त आपका गरुड़ पिलर है।
ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ। इस धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों में मिलता है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक क्या कहलाते थे? भागवत कहलाते थे। इंडो ग्रीक शासक एंटियालकीडस ने हेलिडोरियस पुस्तुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई। स्तंभ पर दंभ, त्याग और अप्रमाद 3 शब्द अंकित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे कि ये देखें फैक्ट, इस पे क्या क्या अंकित है? दंभ, त्याग और अप्रमाद, ये 3 शब्द अंकित किए गए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला यहां पर देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है भाई। यहां पर फटाफट जरा अगला प्रश्न देख लिया जाए कि क्या है आपका अगला प्रश्न। अगर अगले प्रश्न पे चर्चा करें बच्चे, तो यहां पर क्या मिलता है? ये आईएएस प्री 2023 का क्वेश्चन है भाई। यहां पे कह रहा है बेसनगर शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, शीतलवासन जैन गुफा मंदिर। अभी हमने चर्चा भी किया इसके संदर्भ में। तो अगर हम लोग इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या करना है? उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, करेक्टली मैच्ड हैं। तो करेक्टली मैच्ड की अगर बात करोगे तो सबसे पहले तो यही आपका कट गया, क्योंकि बेसनगर अभी हम लोगों ने चर्चा किया किससे? भागवत धर्म से। ये तो भागवत धर्म से रिलेटेड है भाई। और यहां पर क्या लिखा है? शैव धर्म लिखा है, यानी कि ये तो कैंसिल। भाजा के चैत्य गृह, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। चैत्य और बिहार अभी मैंने बताया आप लोग को किससे है, यानी ये करेक्ट है। शीतलवासन जैनों से रिलेटेड है, दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। अब यहां पर क्या? केवल एक, यहां पर देखिए ये यूपीएससी ने एक नया पैटर्न बनाया है, केवल एक, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका पूछने का मतलब ये है कि इसमें से आपको ये नहीं बताना है कि कौन कौन सा, इसमें से कितने आपको मैच दिख रहे हैं, सही मैच। तो हम लोग को 2 मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर इसमें थोड़ा सा इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लो आप लोग कि क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है इसमें। अगर हम लोग इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो दिए गए युग्मों में 2 और 3 सही हैं। भाजा के चैत्य गौड़ गुफाएं चट्टानों को काटकर 22 गुफाओं के समूह है। ईसापुर 2री सदी में बनाई गई थी। ये महाराष्ट्र के पुणे के निकट लोनावाले में स्थित है। ठीक है, सित्तन वाशल की बात करते हैं, 7वीं सदी में जैन गुफा मंदिर है। कहां से मिले हैं भाई? तमिलनाडु से प्राप्त किए गए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। और जैसा कि पहला मैंने बताया, यहां पर बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस्सा है, तो ये आपका भागवत धर्म से रिलेटेड है, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और फटाफट जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा और ये क्वेश्चन क्या है। ये तो बता ही दोगे आप लोग। बेसनगर अभिलेख का हेलिडोरियस कहां का निवासी था? अभी हम लोगों ने बेसनगर भागभद्र के समय जो यूनानी राजदूत आता है हेलिडोरियस, वो निवासी कहां का था ये पूछा गया है। पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या फिर मथुरा, कहां का निवासी था? तो याद रखिएगा ये निवासी था कहां का? तक्षशिला। तक्षशिला हम लोग जानते हैं कि प्राचीन विश्वविद्यालयों में इसका नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे विद्वान, अशोक, ये लोग कहां पे कहा जाता है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है, साकल यानी कि इसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कहते हैं? सियालकोट कहा जाता है, सियालकोट। और ये किसका? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस की राजधानी थी। डेमेट्रियस जो इंडो ग्रीक जो रूलर था, ठीक है, इंडो ग्रीक जो रूलर था जिसका नाम था क्या? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, इसका कैपिटल हुआ करता था सियालकोट या जिसे साकल के नाम से। मथुरा जो कुषाण साम्राज्य की सेकंड कैपिटल थी, कुषाण साम्राज्य का सेकंड कैपिटल हुआ करता था, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, इसका प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है यहां पर। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आप देखें तो यहां पर चीजें हम लोग को क्या दिखाई देती हैं, ये देख लेते हैं। बेसनगर अभिलेख हेलिडोरियस तक्षशिला का निवासी था। 113 ईसा पूर्व में तक्षशिला के शासक द्वारा
एंटियालकीडस के द्वारा क्या किया जाता है, एंटियालकीडस का राजदूत बनकर के इसके, अभी मैंने बताया भागभद्र सुंगों के टाइम ही आया था, सुंग शासकों के टाइम आता है। और वासुदेव कृष्ण के सम्मान में क्या करता है, विदिशा में बेसनगर पिलर की स्थापना कराता है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और जरा अगला क्वेश्चन देखें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देख लेते हैं भाई, यहां पर क्वेश्चन क्या है आपका, अंगोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? यहां पे इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका या कंपूचिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको अटपटा नाम लग रहा होगा, लेकिन ये देखें तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में पूछा गया। तो कंपूचिया नाम याद रखिएगा, जिसको जनरली हम लोग किस नाम से, कंबोडिया के नाम से जानते हैं। कंबोडिया भी इसे कहा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे, कंबोडिया को ही कंपूचिया भी कहा जाता है। ठीक है, खमेर वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, खमेर वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अंकोरवाट का मंदिर जो एक आप माना जाता है विष्णु का मंदिर है, जो यहां पर आपके कंबोडिया में स्थित है, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहां पर अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की, अगर यहां पे चर्चा करें तो अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ें, काफी अच्छा प्रश्न है और इसे ध्यान से पढ़ें और फिर इसके विषय में बताएं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण क्या है, यहां पे देखो कथन और कारण वाले जब प्रश्न आए ना, तो एक थ्योरी अपना लिया करो, क्योंकि जोड़ दो तो आपको संबंध पता चल जाएगा कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है। तो हमें चोलों के विषय में इनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण क्या है कि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ये यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। तो भाई यहां पर बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये भी आपका सही है, यानी इसका करेक्ट जवाब होगा ए। व्याख्या भी करता है, क्योंकि चोल, अगर हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग स्पेशली किसको पढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं चोल, चेर और फिर पांडे। ये तीन हम लोग राजवंश देखते हैं, जिसमें चोल इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चोल शासकों ने यहां पर क्या किया था, तो कहा जाता है कि जैसे राजराज चोल, जो सेकंड चोला डायनेस्टी थी, उसका संस्थापक था विजयालय, विजयालय को फाउंडर माना जाता है। और कहा जाता है कि इसके बाद से राजराज चोल, राजेंद्र चोल, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कहा जाता है कि इन लोगों ने एक परंपरा निकाली कि इन लोगों ने मंदिरों के दीवारों पर अभिलेख लिखवाने प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण ये अभिलेख सुरक्षित रह गए, ठीक है, नष्ट नहीं हुए। क्योंकि जो भी आप देखेंगे कि मेडिवल एज में इंडिया में कैंपेन हुए, यानी जो अटैक हुए, वो अटैक क्या होते थे, मिड भारत तक ही लूटपाट चलती थी, उसके बाद वो वापस हो जाते थे। साउथ इंडियन टेम्पल इसीलिए आज भी सुरक्षित अवस्था में ज्यादा है उत्तर भारत के मंदिरों की अपेक्षा, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर बार बार लूटे गए और बार बार तोड़े गए, लेकिन साउथ इंडियन कैंपेन किसी भी विदेशी का लास्ट तक नहीं हुआ। जो रूलर था वो भले कर लिया, लेकिन उसने भी कभी भी प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, पांड्य राज तक का अभियान तो किया, लेकिन उसने कभी भी डायरेक्ट या प्रत्यक्ष शासन नियंत्रण में नहीं लिया, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या चलिए इसी की व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दी, ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न देखें, काफी बढ़िया प्रश्न है, और इस प्रश्न को जरा आप लोग सॉल्व करें और अपना आंसर दें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकुलिश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो ये हरियाणा पीसीएस 2023 का प्रीलिम का क्वेश्चन है। हुइस की मुद्रा, चंद्रगुप्त सेकंड का मथुरा अभिलेख, भवभूति का मालती माधव, या पाणिनि की अष्टाध्यायी, या बाणभट्ट की कादंबरी।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि यहां पर देखो, लकुलीश पाशुपत संप्रदाय से रिलेटेड, पाशुपत संप्रदाय से रिलेटेड एक यहां पर हम बात करें, जो शैव संप्रदाय है उसी का एक संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय, जिसके फाउंडर माने जाते हैं लकुलीश। अब लकुलीश के बारे में तो यहां पर देखो, हुविस की मुद्राओं से हमें लकुलीश यानी कि पाशुपत संप्रदाय के विषय में जानकारी मिलती है। ये कुषाण वंश का राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का राजा था, इसके मथुरा अभिलेख में भी पाशुपतों के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। भवभूति के मालती माधव में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पढ़नी के अष्टाध्यायी में भी इसकी चर्चा की गई है और यहां पर बाण भट्ट के कादंबरी में भी इसकी चर्चा की गई है। यानी कि सही आंसर हो जाएगा अपना डी, 1 2 4 5 यहां पर बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। 1 2 4 5 यहां पर याद रखिएगा। इस प्रश्न का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोग को बता देता हूं कि कैसे दिया गया है। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन तो यहां पर देख लें। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या दिया गया है, कुषाण शासक हुइस की मुद्रा, जैसा कि मैंने कहा, गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो व्याकरण पर, ठीक है, एवं बाण भट्ट ने अपनी रचना कादंबरी के माध्यम से लकुलीश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डाला है। इंपॉर्टेंट, लकुलीश पाशुपत संप्रदाय शैव संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा थी। इसके प्रवर्तक कौन थे? लकुलीश। लकु, लकु मतलब होता है दंड, अपने हाथ में दंड लेकर चलते थे, ठीक है। इसका उदय कहां हुआ? गुजरात में हुआ, लेकिन 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इसका विस्तार मैसूर और राजस्थान तक हो गया। वायु पुराण, लिंग पुराण और कुर्म पुराण में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। गुजरात के कायावरोह नामक स्थान पर लकुलीश की मूर्ति का उल्लेख मिलता है। इनकी मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर? तो यहां पर चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और जरा फटाफट देखें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पर जरा अगला प्रश्न देखें बच्चे, और जरा इस अगले प्रश्न को यहां पर ध्यान से पढ़ें आप लोग। क्या चीजें हैं? प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के विषय में जानकारी देती है? यहां पर आपसे पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में कि प्रयाग प्रशस्ति किसके अभियान के विषय में आपको जानकारी प्रदान करती है। तो भाई प्रयाग प्रशस्ति अभी हम लोगों ने चर्चा किया, यूपी लोबर 2004 का क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के विषय में हमने चर्चा किया था समुद्रगुप्त के विषय में। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। साथ साथ इसमें क्या बताया गया है, इसी से हम लोग को पता चलता है इसका लेखक जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिशेन। हरिशेन ने यह प्रशस्ति लिखी है। किस शैली में लिखी है? चंपू शैली में लिखा गया है। किस शैली में? चंपू शैली में यह अभिलेख लिखा गया है, ठीक है, जो प्रशंसात्मक शैली होती है। और इससे पता चलता है कि यहां पर जो समुद्रगुप्त था, जो पाटलिपुत्र में बैठा था, इसने उत्तरापथ के 9 राजाओं को पहले अभियान में, दूसरा अभियान सेकंड यहां पे कैंपेन करता है साउथ इंडिया का, ये फर्स्ट कैंपेन है। सेकंड कैंपेन में साउथ के 12 राजाओं को हराता है। फिर नॉर्थ का थर्ड कैंपेन नॉर्थ का करता है, 3 राजाओं को हराता है। और फिर आटविक राज्यों की, जंगली राज्यों की विजय करता है। और इसीलिए मैंने बताया आप लोग को कि विसेंट स्मिथ इसे क्या कहते हैं? इंडियन नेपोलियन के नाम से संबोधित करते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर जरा देखें भाई, अगला प्रश्न ये आपका, क्योंकि छत्तीसगढ़ टीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल का शासक का क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के एक शासक का नाम उल्लेख। एक कौशल हम लोग को नॉर्थ इंडिया में मिलता है, जो कहां पे पूछा आपका था? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौशल, काशी, ये सारे जो श्रावस्ती वाला सेक्शन था। लेकिन ये जो कौशल पूछा गया है, ये कौशल कहां का? वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। तो वहां के शासक का नाम पूछा गया है, क्योंकि मैंने बताया ना समुद्रगुप्त ने क्या किया? आटविक राज्यों की विजय की। तो जब आटविक जंगली राज्यों को विजय करता है, उसी क्रम में महेंद्र का नाम आता है और महेंद्र को ये क्या करता है? पराजित करता है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिखा देता हूं।
क्या है प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। अगर प्रश्न के एक्सप्लेनेशन पर यहां पर हम लोग फोकस करें तो यहां पर कुछ चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग को बता देता हूं। जैसे यहां पर एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। कौशल का अभिप्राय दक्षिण कौशल से है। यहां पर कौशल का मतलब क्या है, साउथ कौशल से है, जिसमें आधुनिक मध्य प्रदेश नहीं, यहां पर याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहां पर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और संभलपुर आदि के क्षेत्र शामिल थे। राजधानी इसकी हुआ करती थी सिरपुर, और दक्षिणी कौशल को समुद्रगुप्त ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी माना जाता है, और इसे इंडियन नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किया है, बिल्कुल याद रखेंगे। किसने कहा है, विसेंट स्मिथ द्वारा इसे इंडियन नेपोलियन कहा गया है। चलिए अगला इस सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है भाई। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, अगला प्रश्न, तो यहां पर देखें तो यहां पर एक जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, यहां पर देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आया, तो कह रहा है कि यहां पे क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, एक अजंता में, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण कहां से, आईएएस 2010 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई गुप्त काल में देखो 2 ही गुफा चित्र मिलेंगे गुप्त काल में, एक तो अजंता, सभी लोग को पता है, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र से, और दूसरा है बाध की गुफाएं। बाध की गुफाएं कहां पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि यहां पर देखिए गुप्त काल से रिलेटेड पूछा गया है। एलोरा की गुफाएं आपकी, कहा जाता है एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने, राष्ट्रकूटों के टाइम कराया गया था, तो ये तो होगा नहीं। नासिक की कन्हेरी की गुफाएं, ये इत्यादि होंगी नहीं। लोमस ऋषि की गुफा की बात करें तो ये किस काल से रिलेटेड है, मौर्य काल से रिलेटेड है। बाध की गुफाएं यहां पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका बाघ की गुफाओं के बारे में बता दिया, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहां पर इस चीज को याद रखेंगे। अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें किस पे, साहित्यिक स्रोतों पर, लिटरेचर सोर्सेज पर चर्चा करते हैं, और फिर देखते हैं कि लिटरेचर सोर्सेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। लिटरेचर सोर्सेज, साहित्यिक स्रोतों को हम लोग जनरली क्या करते हैं, 3 भाग में वैसे इसे डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, एक हम लोग धार्मिक साहित्य कहते हैं, एक हम लौकिक साहित्य कहते हैं, और एक हम रखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। जिसमें अगर हम लोग धार्मिक साहित्यों में बात करें तो जैसे चारों वेद अपने काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनसे हमें तमाम वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। तमाम आपके फिलॉसफी और धर्म के विषय में, सोसाइटी के विषय में जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐतरेय और कौत्सिकी, यजुर्वेद का शतपथ और तैतरी, सामवेद का पंचविश और खंडविश, ठीक है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। आर्यणक ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए वो आर्यणक ग्रंथ कहलाए। उपनिषद जिनकी संख्या 108, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्यक, और सबसे छोटा मुंडको उपनिषद कहा गया, जिसमें सत्यमेव जयते इसी में आपका उल्लेखित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वेदांग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन्हें जनरली हम वेदों का अंग कहते हैं। वेदांग, वेदांगों की रचना क्यों की गई, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है, वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है, और इनकी बॉडी से तुलना की गई, जैसे शिक्षा की तुलना नसिका यानी नाक से, कल्प की तुलना हाथ से, व्याकरण की तुलना मुख से, नृत्य की कान से, छंद का पैर से, और ज्योतिष का नेत्र से किया गया है। स्मृतियां या धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति काफी इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य की बात करें, जैसे भारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण एंड महाभारत। पुराण जिनकी संख्या 18 है, सबसे प्राचीन मत्स्य महापुराण, रामायण जिसे
चतुर्विर्त संहिता, सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लेखक वाल्मीकि। महाभारत सत्र संहिता के नाम से जाना जाता है, लेखक वेद व्यास। ब्राह्मणोत्तर साहित्य कैसे हैं, यानी कि जो मैंने कहा ना कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत में हम लोग क्या क्या रखेंगे, या ब्राह्मण धर्म से अलग आपके कौन कौन से साहित्य होंगे, ये भी रिलीजियस में ही आएंगे, जैसे बौद्ध साहित्य, जैसे त्रिपिटक हो गए, निकाय हो गए, जातक कथाएं। जैन धर्म में कौन कौन सा भाई, परशिष्ट परमन, भद्रबाहु चरित, अचरांग सूत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहां पर लौकिक साहित्यों के अंतर्गत कौन कौन से, या धर्मेत्तर साहित्यों के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी किताबें देख सकते हैं, ये भी भाई ये देखो बुक में मतलब चीजों को शॉर्ट में और रिवीजन के माध्यम से मतलब इतना बेहतर तरीके से सजाया गया है कि पूछो मत आप। बहुत बेहतर तरीके से यहां पे चीजों को लिखा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट के साथ किया गया है, साथ साथ आपको हल्की सी थ्योरी भी ब्रीफ कर दी गई है, जिसके के कारण आपको क्वेश्चन सॉल्व, अगर थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम चीजें आप सॉल्व कर ले जाओगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का राइटर कौन है, पाणिनि, सभी को पता है पाणिनि की अष्टाध्यायी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मृच्छकटिकम, विशाख दत्त। ठीक है, कथा सरिसागर सोमदेव का, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम। यहां पर देख लेंगे मृच्छकटिकम, यहां पर शूद्रक की मृच्छकटिकम है, यहां पर ये मृच्छकम विशाख दत्त के हटा दीजिएगा, विशाख दत्त के आगे लिख लीजिएगा देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम यहां पर याद रखेंगे। ये इनके मेन बुक कौन होती थी, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है, ये विशाख दत्त की है। ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी है, विशाख दत्त की है। 10 कुमार चरित्र दंडिन की है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है, और हर्षचरित किसकी है, बाण भट्ट की है। बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये आपके सोर्सेज हो गए। अब इन सोर्सेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या क्या बने हैं, चलिए इस पर देख लेते हैं, थोड़ा सा तेजी के साथ देखेंगे कि क्या क्या आपके क्वेश्चन बने हैं। तो भाई ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के नदी सूक्त का नाम सुना होगा आपने, नदी सूक्त। और नदी सूक्त किसका भाग है भाई, तो याद रखेंगे नदी सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में आया है, 10वें मंडल में ही आपके नदी सूक्त का उल्लेख आया है। इस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से जैसे अफगानिस्तान की नदियों में जैसे कुंभा और क्रुमु का मुख्यतः नाम याद रखेंगे, कुंभा, क्रुमु। ठीक है, इसके अलावा स्वात, स्वात का नाम आया है, और इसके अलावा एक और आया है कुंभा, काबुल हो गई, काबुल को कुंभा कहा गया है, कुंभा या कुंभा कहा गया है, स्वात या सुबास्तु, क्रुमु। और एक आया है गोमल, गोमल एक जो अफगानिस्तान की नदी थी गोमती, इन नदियों का उल्लेख आया है, तो यहां पे याद रखेंगे। बाकी नदियों में जैसे परुष्णी, ये किसका आधुनिक नदी नाम किसका है, रावी नदी का आधुनिक नाम परुष्णी है। ठीक है, बिपाशा, बिपाशा किसका है भाई, तो बिपाशा याद रखेंगे ब्यास नदी का आधुनिक नाम है। सुतुद्री किसका है, सतलज का आधुनिक नाम सुतुद्री है। ठीक है, अस्किनी किसका है, यहां पर याद रखेंगे ये चेनाब का, चेनाब का आधुनिक नाम अस्किनी है, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देखें कि इस चीज का एक्सप्लेनेशन कैसे आपको यहां पर मिलता है, तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन ऐसे देख लीजिए। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, कुंभा यानी काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, सुबालु यानी स्वात, जो कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां हैं जो अफगानिस्तान में प्रवाहित होती थी। ऋग्वेद में इन नदियों के उल्लेख से आर्यों का अफगानिस्तान के साथ संबंध होना परिलक्षित होता है कि आर्यों का संबंध यहां से था। क्लियर, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे फटाक से हम लोग और देख लेते हैं कि अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। सोर्सेज में, सोर्सेज का अगला प्रश्न अगर यहां पर हम लोग चर्चा करें तो सोर्सेज के अंतर्गत अगला प्रश्न कह रहा है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो भाई यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विष्णु पुराण में
मौर्य वंश की जानकारी हम लोग को मिलती है, जबकि वायु पुराण से हमें गुप्तों के शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। यहां पर याद रखेंगे। यहां पर इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लें। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ये कुछ चीजों को यहां पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक बार मैं बता दूं आप लोग को कि ये अपनी जो क्लास होगी ये प्रतिदिन आपकी 4 बजे से वीक में 5 डे चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास होगी, वीक में 5 दिन होगी। और इस बुक की जितने भी आपकी क्या है ये क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को मैं इस थ्योरी का ये एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलेगा ही, साथ साथ में मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और साथ साथ में सेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो यहां पर हम लोग सेशन को और बेहतर कर पाएंगे। पुराणों के संदर्भ में दोनों कथन सही है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, जबकि वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से, जिसमें गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। हालांकि यहां पर पूर्व विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, मौर्यों को क्या कहा गया है, मौर्यों को यहां पर निम्न कुल उत्पन्न बताया गया है। निम्न कुल उत्पन्न, कुल उत्पन्न यहां पर याद रखेंगे, उत्पन्न यहां पर बताया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, निम्न कुल उत्पन्न यहां पर बताया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जरा अगला प्रश्न देखें और इसका जरा यहां पर बताएं कि क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगर यहां पर देखें, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वत कहा गया है, श्री पर्वतीय कहा गया है। यूपीपीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वकाटक, इक्ष्वाकु, खारवेल या शक। तो देखो वकाटक तो नहीं होंगे, वकाटकों का गुप्तों के साथ संबंध था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था उसकी लड़की जो प्रभावती गुप्ता थी उसकी शादी हुई थी कहां पर, वकाटकों में। इन्हें स्त्री पर्वत नहीं कहा गया। शकों से इनका कोई संबंध नहीं था, खारवेल से इनका कोई नहीं, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश से माना जाता है इनका संबंध था। ठीक है, इक्ष्वाकुओं को क्या कहा गया है, श्री पर्वत के नाम से संबोधित किया गया है। इक्ष्वाकु, राजा राम जो माना जाता है, जो राजा राम थे वो भी इक्ष्वाकु वंश से ही, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हुआ करते थे। राजा राम के संदर्भ में ऐसा बताया जाता है, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। चलें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि क्या है इसका, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं यहां पर, तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। लगभग 3री-4थी शताब्दी में कृष्णा नदी की पूर्वी घाटी में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। भगवान राम को इसी वंश से संबंधित बताया गया है। हालांकि जो राम के इक्ष्वाकु हैं वो आपके इनके कैपिटल अयोध्या हुआ करती थी। ठीक है, रघु के वंश से ये लोग संबंधित माने जाते हैं। राम के जो पूर्वज थे वो इसलिए उन्हें रघुवंशी भी कहा जाता है, रघु के वंश से संबंधित होने के कारण। अगला देखते हैं प्रश्न, और अगला प्रश्न जरा ध्यान से पढ़ें और बताएं कि इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर अगले प्रश्न को देखें, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था काशी, प्रतिष्ठानपुर, अयोध्या, श्रावस्ती। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2009। क्योंकि यहां पर देखो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो तरह के क्षत्रिय मिलते हैं, एक चंद्रवंशी मिलते हैं, एक आपके क्या मिलते हैं, सूर्यवंशी मिलते हैं। तो यहां पे पुराणों के अनुसार पूछा गया, तो पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशी शासकों का मूल निवास स्थान प्रतिष्ठानपुर था, और ये प्रतिष्ठानपुर वो महाराष्ट्र वाला नहीं है जिसको हम लोग पैठन भी या प्रतिष्ठान कहते हैं, बल्कि इसकी तुलना कहां से, इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास स्थित झूसी नामक स्थान से किया गया है। झूसी से किया गया है भाई, याद रखिएगा इस प्रतिष्ठानपुर, जहां पे चंद्रवंशी शासकों का मूल निवास स्थान बताया गया है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलें और जरा अगला प्रश्न देखें और इसका यहां पर जवाब दें कि यहां पर क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड पीसीएस 2022। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है वो कौन सा है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प बिल्कुल नहीं होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है।
मिलिंदपन हो, बिल्कुल नहीं होगा। मिनांडर और मिलिंद यानी मिनांडर की वार्तालाप को लिखा गया है। दीपवंश और महावंश सिहली अनुश्रुतियों में आते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म का इतिहास मिल जाएगा आप लोग को। बचा क्या? अवदान शतक। अवदान शतक में हम लोग को क्या होता है, ये धार्मिक पुस्तक है जिसमें हमें कृषि कार्य के 8 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। यहां पर देख लें, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहां पर देखें, इसका एक्सप्लेनेशन है, अवदान शतक नामक धार्मिक पुस्तक में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक 10 वर्गों में विभाजित है, जिसमें 10 अलग अलग कथाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलें और जरा यहां पर देखें, ये पिछले ही प्रश्न का एक तरह से रिवीजन है आपका, और बताना है इसमें आप लोग को। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? अभी मैंने चर्चा भी किया आपसे कि मेनांडर, इंडो ग्रीक रूलर मेनांडर, और डेमेट्रियस इसका संस्थापक था। स्ट्रैटो भी आपका एक, और डायोडोरस भी आपका क्या थे, इंडो ग्रीक रूलर ही थे। लेकिन मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन प्लस नागसेन की वार्तालाप, ठीक है, कि वार्तालाप को क्या किया गया है, इसमें चिन्हित किया गया है, लिखा गया है, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिखा देता हूं कि इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन क्या है। मिलिंदपन्हो हिंद यवन शासक मेनांडर प्रकाश डालता है, जो एक प्रसिद्ध यवन शासक था और बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध। उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद किया, जो मिलिंदपन्हो नामक कृति में संकलित है। इसकी राजधानी सियालकोट या साकल, पहले ही चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। मेनांडर के सिक्कों पे धम्मचक्र, हाथी और चित्र तथा धार्मिक शब्द भी अंकित मिलते हैं। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं और अगले प्रश्न का यहां पर देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जरा देखिए और जरा अगले प्रश्न का यहां पर उत्तर बताएं आप लोग, क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की। यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर पूछा गया है हरिसेन के संदर्भ में। तो यहां पर देखें तो हरिसेन से ही रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल करेक्ट है। उसने देवी चंद्रगुप्तम, नहीं भाई, देवी चंद्रगुप्तम की रचना हरिसेन ने नहीं की। यह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, यह बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 जिसमें मिल जाए आप लोग को, वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? ये विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देख ले, इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोग को इस प्रश्न का दिखा देता हूं कि यहां पर क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। अगर देखें तो दिए गए कथनों में से कथन 1 और 3 सत्य हैं। हरिसेन गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला राजकवि था, जो संस्कृत रचनाएं करता था। वह प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार है। इसके काव्यात्मक विशिष्टता के साथ इसकी रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व बीजों का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की प्रमुख कृति है। याद रखेंगे। चले अगले प्रश्न पर और जरा देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पर अगले प्रश्न के संदर्भ में जरा यहां पर देखिए और इस प्रश्न का आप सही उत्तर बताइए। प्राचीन, यहां पर आपसे पूछा गया है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आईएएस 2022 का क्वेश्चन है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कवियों में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। कौन सा एक कथन सही है? जरा फटाफट, यहां पे कमेंट ही नहीं आ रहे हैं भाई, जरा बताएं। तो यहां पर भाई देखिए, इसमें से सही क्या है? सही होगा बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। संगम कवियों में भौतिक संस्कृति का कोई संबंध नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। इन्हें भौतिक संस्कृति का संदर्भ ज्ञात था।
संगम कवियों में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, इन्हें भी ये ज्ञात था, समर का ज्ञान था। शौर्य, समर शौर्य मतलब युद्ध इत्यादि। संगम साहित्य में जादुई ताकत को असंगत नहीं भाई संगत बताया गया है, ये भी याद रखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। अगला यहां पर देख लें, अगर अगला प्रश्न यहां पर देखें तो अगला प्रश्न देखिए और फटाफट जरा इसका आंसर बताएं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का जरा करेक्ट आंसर क्या होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अर्थशास्त्र के संदर्भ में बताना है, ये आईएएस 2022 प्रीलिम का क्वेश्चन पूछा गया है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये बताना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया भाई, आईएएस 2000 यहां पर 22 का ये क्वेश्चन है, और जरा फटाफट इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट करके आंसर बताएं भाई। तो भाई यहां पर अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास बनाया जा सकता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि न्यायिक दंड के स्वरूप में किसी को भी दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी। लेकिन यहां पर याद रखिएगा पुत्र जनन करके, यानी पुत्र देगी तभी, पुत्री देगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। लड़के को यहां पर कानूनी हक प्राप्त हो जाता था, उसे लीगली संतान उसकी मान ली जाती थी और वह उस स्त्री क्या होती थी, दासता से मुक्त मान ली जाती थी। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके करेक्ट हैं, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, जैसे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि क्या होगा इसका व्याख्या। तो व्याख्या के तौर पे देखें, दिए गए तीनों कथन सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति जन्म से गुलाम हो सकता है, स्वेच्छा से खुद को बेचकर खुद युद्ध में कैद होकर, या न्यायिक दंड के आधार पर भी वो गुलाम हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को यानी पुत्र को जन्म दिया तो वह बंधन से मुक्ति की हकदार थी तथा उसे और उसके बच्चे दोनों को अब दास नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां पर देखें कौटिल्य के समकालीन मेगस्थनीज थे जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने लिखा है कि भारत में दास सिस्टम नहीं था। दास और भारतीय समाज को 7 वर्णों में, मतलब ऐसे ऐसे बीच बीच में आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश की गई है इस बुक में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और फटाक से जरा देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जरा फटाफट आप लोग देखें और बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त के शासनकाल से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, या फिर कृष्णदेवराय के शासनकाल से? सिंपल सा क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस प्रीलिम 2013 का क्वेश्चन। कल्हड़ की राजतरंगिणी की चर्चा करें, राजतरंगिणी का जब भी नाम आए तो सीधे से याद रखेंगे कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर का इतिहास हम लोगों को यहां से मिलता है कल्हड़ की राजतरंगिणी से, जिसमें से हम लोग को मुख्यतः जैसे यहाँ के कुछ वंशों के विषय में स्पेशली जानकारी मिलती है। अगर हम लोग जैसे बात करें, लोहार वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है, कारकोट वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कल्हड़ ने जय सिंह के शासन काल में राजतरंगिणी की रचना की। रचना प्रारंभ कंप्लीट होती है या महाभारत शैली में लिखा गया है। ठीक है, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। राजतरंगिणी का विवरण जय सिंह के साथ समाप्त हो जाता है और साथ साथ में कश्मीर की एक शासिका हुआ करती थी महारानी दिद्दा, जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है। इसका भी उल्लेख यहीं पे मिलता है कल्हड़ की राजतरंगिणी में। कल्हड़ की राजतरंगिणी से ही पता चलता है कि अशोक ने क्या किया था, श्रीनगर शहर बसाया था। श्रीनगर शहर बसाने वाला कोई और नहीं, मौर्य वंश का अशोक था, ये माना जाता है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं भाई, यहां पर जरा देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, और अगले प्रश्न को यहां पर जरा ध्यान से देखें। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आप लोग को कि जो अपनी क्लास होगी ये कंटिन्यू तो चलती ही रहेगी, साथ साथ में क्या होगा, चैप्टर वाइज हम लोग यहां पर कर रहे हैं, हर चैप्टर वाइज। आज जैसे एक चैप्टर मैंने आपको करा दिया सोर्सेस, सोर्सेस से रिलेटेड, ठीक है, इसी तरह अगले दिन अपना अगला चैप्टर होगा, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आपको करा दूंगा, उसके अगले दिन उससे अगला। तो ऐसे क्या होगा, एक सीरीज चल रही है अपनी, और बिल्कुल सीक्वेंस में। ये भी नहीं कि आज पहले एंशिएंट पढ़ लिया तो पता चला कल मॉडर्न पढ़ रहे हैं, फिर परसों मेडिवल पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। सोर्सेस पढ़े, फिर स्टोन एज यानी पाषाण काल, ठीक है, ऐसे करके हम लोग, फिर जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, फिर वैदिक सभ्यता हो गई, ऐसे करके हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर उसके एक्सप्लेनेशन, ऐसे करते हुए हम लोग चलेंगे, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। विशाखदत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। यहां पर देखे भाई, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ठीक है, बताएं। तो भाई चंद्रगुप्त यहां पर याद रखेंगे, ये कहां से भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, यानी जो षड्यंत्र होते थे उसके बारे में इसमें इन्होंने विशाखदत्त ने, ठीक है, यहां पे इसका उल्लेख किया है, यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं भाई, और जरा अगले प्रश्न का यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर, जरा यहां पर देख लीजिए, ठीक है, यहां पर देखें और जरा इसका आंसर बताएं। मालवी काग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, जो गोत्र से संबंधित है, इनका गोत्र पूछा गया है भाई, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2019 का। भृगु गोत्र, कश्यप गोत्र, अत्रि गोत्र या अगस्त किस गोत्र से, शुंग जो थे, शुंग शासक किस गोत्र से बिलोंग करते थे, ये बताना है आप लोग को। शुंग शासक तो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन इनका गोत्र पूछा गया है तो याद रखेंगे कश्यप गोत्र से। गोत्र सिस्टम, गोत्र प्रथा की बात करते हैं। गोत्र प्रथा, गोत्र किससे बना है, गौशाला से बना है। गौशाला से क्या बना है, गोत्र, क्योंकि जब एक ही वंश के ऋषियों की गाय एक जगह बांधी जाने लगी तो गौशाला बना और उसी से गोत्र का निर्माण हुआ। इसीलिए सगोत्री शादियां नहीं होती, समान गोत्र के व्यक्तियों में शादियां नहीं होती है, क्योंकि उनमें आपस में रक्त संबंध माना जाता है, ठीक है, और रक्त संबंध में शादियां क्या है, वर्जित हैं। ये हिंदू आइडियोलॉजी के अनुसार है, ठीक है, सनातन आइडियोलॉजी के अनुसार है। तो यहां पे याद रखेंगे कश्यप गोत्र से ये बिलोंग करते थे। थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं कि क्या यहां पर एक्सप्लेनेशन है इसका। मालवी काग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, जो कश्यप गोत्र से संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए इनके गोत्र को क्लियर किया गया, कश्यप गोत्र। भारतीय साहित्य शुंगों को ब्राह्मण मानता है। मालवी काग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल से संबंधित माना गया है, तथा बौधायन सूत्र में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बौधायन सूत्र से ज्ञात होता है कि बैम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे, यानी जो बैम्बिक होते थे वो भी कश्यप गोत्र के ही ब्राह्मण थे। हरिवंश पुराण में भी पुष्यमित्र को कश्यप गोत्री द्विज कहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि शुंग कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, और अगले प्रश्न को जरा देखें और इसका फटाफट आप लोग बताएं कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु थे, नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे, या फिर होते थे फिलोसफर? बताएं फटाफट, जरा इसका आंसर बताएं। प्राचीन भारत के, यहां पर मुझे कमेंट का वेट है, लेकिन मुझे कोई भी कमेंट आता हुआ नहीं मिल रहा है भाई, मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं। बच्चे यहां पर थोड़ा सा आप लोग अगर लाइव रहेंगे
और चीजों को कमेंट बेस पे ले चलेंगे तो यहां पर बिल्कुल बच्चे आप लोग की चीजें सही हो जाएंगी। तो यहां पे याद रखेंगे ये क्या थे, नाटककार के तौर पर, चलिए मैं बता देता हूं, नाटककार के तौर पर ये जाने जाते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, ठीक है, मालती माधव इन्होंने लिखा हुआ है। हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस प्रश्न का क्या दिया गया है एक्सप्लेनेशन इस बुक में। अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर देखें तो यहां पे भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर प्राचीन काल के प्रसिद्ध नाटककार थे। भवभूति 8वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने महावीर चरित्र, मालती माधव तथा उत्तर रामचरित जैसे किताबें लिखी। हस्तिमल होयसल राज्य के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि एवं नाटककार थे। इन्होंने विक्रांत कौरव और सुभद्रा हरण सहित अनेक नाटकों की रचना की। चंड कौशिक क्षेमेश्वर का प्रसिद्ध नाटक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और फटाफट देख लेते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। अगर अगला प्रश्न बच्चे देखें यहां पर, तो यहां पर भाई अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है, गलत है यहां पर ये बताना है आप लोग को। हरियाणा पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम शूद्रक, रघुवंश, कालिदास, बुद्धचरित, अश्वघोष, कादंबरी, हर्षवर्धन। तो भाई यहां पर सीधा सा आपका जवाब हो जाएगा कादंबरी, हर्षवर्धन, क्योंकि कादंबरी किसका है, बाण भट्ट। ये बाण भट्ट की रचना है, किसकी है, बाण भट्ट की रचना है। हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी हैं, सभी को पता है, नागानंद, नागानंद, रत्नावली, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका एवं प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका किसकी किताब है, तो यहां पे याद रखेंगे ये 3 किताबें हर्षवर्धन की है। ठीक है, बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। सौंदरानंद भी किसकी है, अश्वघोष की है, याद रखेंगे। सौंदरानंद, सौंदरानंद भी किसकी है, ये भी अश्वघोष की। ठीक है, बाण भट्ट ने कादंबरी लिखा, प्लस आपकी इनकी एक और किताब हर्षचरित, हर्षचरित भी इनकी काफी फेमस किताब है। तो ऐसे याद रखेंगे। बाकी शूद्रक की मृच्छकटिकम सही है, कालिदास की रघुवंशम, मालवी का अग्निमित्रम, ये सारी किताबें आप लोग को याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न को जरा देखें और फटाफट जरा इस प्रश्न का आप आंसर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, यानी कितने पार्ट में विभाजित है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो ये देखो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी प्री 2008 में आया है। लेकिन ये बता दूं आप लोग को, अभी ये आपके एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन उठाकर पूछा था हिस्ट्री के सेक्शन में। आई थिंक नेट के एग्जाम में हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाले में ये क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है। तो 15 अधिकरण है, बिल्कुल याद रखेंगे, 15 भागों में ये विभाजित है। श्याम शास्त्री द्वारा पहली बार इस पुस्तक को ढूंढा गया कर्नाटका में और फिर इसे 2009 में इसे प्रकाशित किया गया। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैसे तमाम विषयों की जानकारी मिलती है, इसमें किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये मौर्यकालीन मानी जाती है। यह किसी भी आर्थिक गतिविधि का उल्लेख नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखी गई किताब है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, साथ साथ में भारत में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। ये सारी चर्चाएं हम लोग को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगली यहां पर जरा देखें, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम लोग देख लें। तो कह रहा है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था आईएएस 2003 प्रीलिम। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी भारत के शक छत्रों पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। बताइए किससे ये रिलेटेड है। शूद्रक की मृच्छकटिकम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहां पर बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे, यह एक धनी व्यापारी एक गणिका पुत्र की प्रेम गाथा को शूद्रक ने मृच्छकटिकम में लिखा है। प्रेमिका का नाम था वसंत सेना, वसंत सेना होती थी।
वसंत सेना कौन थी? एक गणिका की पुत्री, गणिका पुत्री हुआ करती थी, गणिका पुत्री थी। और चारुदत्त, चारुदत्त कौन था? चारुदत्त एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण व्यापारी, ठीक है, ब्राह्मण व्यापारी था। इनकी प्रेम कथा को इन्होंने क्या किया है? मृच्छकटिकम में लिखा है। किसी दिन मौका मिलेगा तो इनकी लव स्टोरी पूरी आपको सुनाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा आनंद भी आएगा स्टोरी सुनने में। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें, अगर इस प्रश्न का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोग को बता देता हूं तो और बेहतर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या मिलता है हम लोग को? शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक मुख्य विषय एक धनी व्यापारी गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। इसका नाटक नायक कौन है? चारुदत्त, और ब्राह्मण सार्थवा व्यापारी का काम करता था। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की खिलौना गाड़ी होती है, और यहाँ पर चारुदत्त की गणिका पुत्री वसंत सेना के साथ प्रेम प्रसंग का यहाँ पर शूद्रक ने उल्लेख किया हुआ है। तो ये चीज बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग को क्या क्या चीजें जो सोर्स के तौर पर हम लोग को मिलती हैं, ये सोर्स के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए कि ये सोर्स के तौर पर क्या मिलती है। जैसे हेरोडोटस, जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस। टीसीएस ईरान का राजवैद था, इसके विवरण। नियार्कस के विवरण जो सिकंदर के साथ आया। मेगास्थनीज की इंडिका, टालमी की ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का, स्ट्रैबो, ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफिका, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी अज्ञात लेखक द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत हमारे भारतीय इतिहास को जानने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। लाइक दिस बात करें, फाहियान की यात्रा विवरण जिसको फाक्योकी कहते हैं। वेन्सांग की सीयूकी, इस सिंह का भारत पे आया हुआ विवरण। इसके अलावा जो मेडाइवल एज आते हैं सुलेमान, ठीक है, अल मसूदी और अलबरूनी के विवरण यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनसे देखें रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या क्या बने हैं। अगर इन क्वेश्चन के विषय में हम लोग चर्चा करें तो यहां पर देखिए क्वेश्चंस क्या बने हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो अभी उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस 2016। तो यूनानी लेखक जस्टिन, मैंने बताया था ना कि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, ठीक है। मैंने बताया था आप लोग को कि पहला ही क्वेश्चन जब कराया था तो उसी समय बताया था आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पर अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो आपका कब लिखा गया? ये पोस्ट मौर्य एम्पायर से रिलेटेड आपका ये बुक माना जाता है, यानी कि मौर्योत्तर काल से रिलेटेड आपका ये बुक है, और इसके लेखक का नाम नहीं मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का लेखक कौन मिलता है? अज्ञात, यानी लेखक का नाम हमें नहीं मिलता है, याद रखेंगे। लेकिन इस पुस्तक से हमें रोम और भारत के व्यापार के विषय में काफी जानकारी मिलती है। भारत से किस किस चीज का निर्यात किया जाता था, रोम से क्या क्या आयात किया जाता था, समुद्री मार्गों के विषय में जानकारी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर भाई, यहां पर अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने आता है क्या? निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के भेंट का उल्लेख किया? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो या मेगास्थनीज? किसने बताया है कि यहां पर अलेक्जेंडर और साथ साथ में सैंड्रोकोटस दोनों की मुलाकात हुई थी? जरा बताएं यहां पर क्या होगा यहां पर सही जवाब? तो यहां पर बिल्कुल याद रखिएगा भाई, किसने कहा है? जस्टिन, संभवतः जस्टिन ने, हाँ जस्टिन ने कहा है कि दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। ये जस्टिन का उल्लेख है कि सैंड्रोकोटस, क्योंकि यहां पे देखो नाम आ रहा है ना सैंड्रोकोटस, जस्टिन ने ही कहा है, और सिकंदर के बीच मुलाकात हुई थी, इस बात का उल्लेख किया हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूं, तो ये देख लीजिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और महान सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन के अनुसार सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने भाषण के
भाषण की निर्भीकता के कारण सिकंदर को नाराज कर दिया। और यहाँ पे कहा जाता है कि जब वो मिलता है तो बिल्कुल निर्भीक होकर बात करता है, जिसके कारण सिकंदर नाराज हो जाता है, इसे मारने का आदेश देता है। लेकिन फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य यहां से अपने आप को बचाने में सफल हो जाता है। और जब चाणक्य के पास पहुंचकर ये सारी बातें बताता है तो चाणक्य कहता है तुम में एक सम्राट बनने के सारे गुण हैं। किस आधार पर? कहता है कि सम्राट के लिए दो चीजें आवश्यक है कि उसमें शेर के जैसे क्या होनी चाहिए? ताकत, और लोमड़ी की जैसे चालाकी। ये कहा था किसने? चाणक्य ने। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को, और यहां पर देख लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को जरा देख लिया जाए फटाफट, यहां पर देख लेते हैं। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वेनसोंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? सभी लोग जानते हैं कि जो वेनसोंग है ना, वेनसोंग किसके समय आता है? वेनसोंग भारत की यात्रा करता है हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय ये भारत की यात्रा करता है। सड़क और नदियां, नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित थे। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट भाई। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा की जानी ही किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। बिल्कुल सही है। व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। बिल्कुल, ये पहला स्टेटमेंट, क्योंकि इसे खुद लूटा गया था। जब ये भारत आया था तो इसे कहा जाता है किडनैप कर लिया था चोरों ने। इसे कई बार लूटा गया। बाद में हर्ष के दरबार में आया। फिर हर्ष ने क्या किया? जब धर्मसभा का आयोजन किया कन्नौज में, तो इसे उसका हेड बनाया। तो कन्नौज के ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया। तो इसने क्या किया? इसके बदले में कन्नौज के ब्राह्मणों को देश निकाले का आदेश दे दिया था, ठीक है। फाइनली इसने सियुकी नामक अपनी यात्रा विवरण का भी उल्लेख किया। तो 2 और 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। और इस सेशन का आज का आपका अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है भाई? तो यहाँ पे चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 से 520 ईस्वी के बीच। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। 525 से 529, 545 से 552 या 592 से लेकर 597 के बीच कब किया था इसने भारत की यात्रा? किसने? चीनी यात्री शुंग युन के बारे में आपको बताना है। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर आप लोग एज ए होमवर्क ले लेंगे और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और चलता हूं, अब मैं यहां पर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास के एंड भी करेंगे। देखिए, यहां पर अरिहंत जो आपका पब्लिकेशन है, ये अरिहंत पब्लिकेशन आपकी जैसे प्रीलिम यहां पे पॉसिबल के नाम से पहली बार प्रीलिम्स पे इन्होंने हर सेक्शन का अलग अलग, जैसे यहाँ पे भारतीय इतिहास, ठीक है, यहाँ पर भारतीय इतिहास से रिलेटेड भी आपकी बुक्स पब्लिश की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर भारतीय इतिहास, जैसे भूगोल, भूगोल में भारत और विश्व दोनों का भूगोल है। इसमें देखो 2023 और यहां पर अगर बैक में जाएं तो 1990 से लेकर 2023 तक के जितने इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, वो सारे भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीजें इसमें बिल्कुल समाहित कर दी गई हैं। एरर फ्री है, ठीक है, एरर इसमें नहीं मिलेगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ये बुक पूरी तरह से एरर फ्री बनाई गई है। तमाम एक्सपर्ट टीम द्वारा इसे क्या किया गया है, तैयार किया गया है। और रही सही जो आप लोग को अगर कमी लगेगी तो इस क्लास के थ्रू आप लोग को वो पूरी हो जाएगी। तो इस बुक को जरूर आप एक बार ट्राई करें और इस बात बुक को लें। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से 4 बजे दीपक सर के साथ, ठीक है, IAS विथ अरिहंत पर। और सेशन को बच्चे एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। और कल फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ मेरे एक्सप्लेनेशन, कुछ किताबों के एक्सप्लेनेशन, और फिर सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर से होगी मुलाकात। थैंक यू, धन्यवाद।